हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने हैं वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर को। इस चैप्टर में बेसिकली हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के कवर करें और एक वन शॉट में इसको हम पूरा चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्क से। देखो, चैप्टर का नाम जैसे कि है वर्क एनर्जी एंड पावर। हम तीनों टॉपिक को एक एक करके डीप में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे वर्क से। अगर हम बात करें वर्क, तो वर्क क्या होता है? देखो, जब भी कोई भी ऐसी चीज काम, ठीक है, जिसमें हमारा थोड़ा फिजिकल या फिर मेंटल एफर्ट लगता है, उसको हम बोलते हैं वर्क। ठीक है, फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है? मोर देन समथिंग डेट रिक्वायर्स फिजिकल और मेंटल एफर्ट। तो ये तो एक नॉर्मल हमने इसको डिफाइन कर दिया है ना। बट अगर हम मैथमेटिकली देखें तो वर्क मैथमेटिकली क्या होता है कि लेट से एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास लेट से एक बॉडी है। यहाँ पर इसको पहले हटा देते हैं। हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का मास कितना है? m। अब हमने क्या किया, इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया। अब फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बॉडी यहाँ पर आ गई, ठीक है, जिसका मास m था, ये बॉडी यहाँ पर आ गई। तो इस बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया? d डिस्टेंस कवर किया लेट से, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया? d। तो मैथमेटिकली जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है और उस बॉडी ने उस फोर्स की वजह से कितना डिस्टेंस मूव किया है, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं वर्क। तो आई थिंक यहाँ से वर्क क्लियर हो गया होगा। वर्क क्या होता है कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू एन बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो इसको हम बोलते हैं वर्क। तो मतलब वर्क के होने की एक नेसेसरी कंडीशन क्या है? पहली नेसेसरी कंडीशन है अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, और सेकंड कंडीशन क्या है? द ऑब्जेक्ट मस्ट गेट डिस्प्लेस्ड। तो ये कंडीशन है, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं हो रही है तो इसका मतलब कोई वर्क नहीं हुआ है, ठीक है। दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वर्क के बारे में ध्यान रखना है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये है कि वर्क की मैग्नीट्यूड तो होता है बट वर्क की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो होगा, मतलब 1 जूल ऑफ वर्क, 2 जूल ऑफ वर्क, कितना वर्क हो रहा है ये तो हमको वैल्यू पता होगी कि 10 जूल ऑफ वर्क हो रहा है, 15 जूल ऑफ वर्क हो रहा है, बट उसकी डायरेक्शन हमको नॉन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं पता होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड पता होगा, तो इसी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी कहलाती है वर्क। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। वर्क के हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर किसी चीज की पोजीशन में चेंज आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, अभी वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, थोड़ी देर में ऑब्जेक्ट कहीं और मूव हो गया, तो अगर कहीं पे मूवमेंट हो रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इट मीन्स कि वहां पे क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। अगर किसी चीज की स्पीड चेंज हो रही है, किसी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मीन्स वर्क हो रहा है। जैसे ये बच्चा जो है फुटबॉल को किक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वर्क हो रहा है। अगर ये बैट जो है ये बॉल को हिट करता है, इट मीन्स कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर किसी चीज की शेप या साइज में चेंज आ रहा है, तो हम वहां पर भी कह सकते हैं कि कोई कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। अब देखो, वर्क जो होते हैं ना हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव वर्क, फिर नेगेटिव वर्क, फिर जीरो वर्क, तो एक एक करके इनको समझते हैं। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है। देखो, बहुत ईजी है, इसको समझते हैं अच्छे से। पॉजिटिव वर्क क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? वो फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। एग्जांपल समझते हैं। लेट से ये एक बॉडी है, इसका मास है m, और हमने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, आगे की तरफ फोर्स अप्लाई किया, और इसकी वजह से ये इस तरह से स्लाइड होके यहाँ पर आ गया। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? d डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पर जो फोर्स है और जो डिस्टेंस है वो सेम डायरेक्शन में है। वो क्या है? सेम डायरेक्शन में है। हम आगे की तरफ ही फोर्स अप्लाई कर रहे थे और बॉडी भी आगे की तरफ ही मूव कर रही थी। इट मीन्स कि ये एक पॉजिटिव वर्क है। अगर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसी डायरेक्शन में बॉडी अगर मूवमेंट करती है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। क्लियर हुआ? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वर्क डन बाय अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। तो जब हॉर्स क्या करता है, बैलगाड़ी जो होती है ना, उसको हॉर्स जब खींचता है कार्ट को, तो हॉर्स क्या कर रहा है? आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और मूवमेंट भी आगे की तरफ ही हो रही है गाड़ी की, है ना।
वर्क डन बाय अ ग्रेविटी इफ अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। तो अगर हम किसी बॉडी को फ्री फॉल का केस देखें, अगर हम किसी बॉडी को सिंपली इस तरह से ड्रॉप करते हैं कुछ हाइट से, तो वो अर्थ की तरफ आएगी। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगता है? अर्थ की तरफ लगता है। और बॉडी भी कहाँ आ रही है? अर्थ की तरफ आ रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। सेकंड हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क की। देखो बहुत इजी है, नेगेटिव वर्क में इसका अपोजिट हो जाता है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क। अब आप सोच सकते हो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर हम फोर्स आगे की तरफ लगा रहे और डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रही, या इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर हम फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट हमें आगे की तरफ मिल रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, और ये हम डेली करते भी हैं। कैसे? देखो जब कोई गाड़ी होती है वो रोड पे चल रही होती है, ठीक है, गाड़ी इस तरह से वो रोड पे चल रही है, ये एक गाड़ी बना देते हैं यहाँ पे। इस तरह से एक गाड़ी है, ये रोड पे चल रही है, इस तरफ इसकी डायरेक्शन है, ये बंद है यहाँ से, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है, ये ऐसे चल रही है। तो जब ये चल रही है तो कुछ टाइम बाद ये अपने आप क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, अगर हम एक्सेलरेशन नहीं देंगे, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन नहीं दे रहे होंगे तो ये इस तरह न्यूट्रल चल रही है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कुछ टाइम बाद रुक जाएगी थोड़ा सा आगे जाके। क्यों? क्योंकि इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के, ठीक है। मोशन हो रहा है इस गाड़ी का आगे की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो ये एक नेगेटिव वर्क का एग्जांपल हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट केस में लगता है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं इसका, ठीक है। लेट्स से ये अर्थ है और यहां से हमने क्या किया? एक बॉल को ऊपर फेंका। बॉल को जब हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाती है ना, तो ये नेगेटिव वर्क का एग्जांपल होता है। क्यों? क्योंकि जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो अर्थ तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, लेकिन बॉल उसके बावजूद ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है? नेगेटिव वर्क का। लेकिन जब वो ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आएगी तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल हो जाएगा। सो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हो गए नेगेटिव वर्क के। ये जीरो वर्क क्या होता है? तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन हमारा बराबर होता है F मल्टीप्लाई एस, ठीक है। एस यहाँ पर डिस्टेंस को हम एस भी ले लेते हैं, और यहाँ पर अगर मैं डी लिख रहा हूं तो डी लेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस को जब हम डी मान रखा है तो F इंटू डी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो खुद ही बताओ कि वर्क जीरो कब हो सकता है? तो वर्क जीरो दो ही केस में हो सकता है, या तो फोर्स जीरो हो, ठीक है, इफ आइदर फोर्स इज जीरो, या तो फोर्स जीरो हो, और या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। क्योंकि अगर एक इनमें से जीरो होगा तभी तो वर्क डन जीरो आएगा। तो या तो फोर्स जीरो हो या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ठीक है। इसके अलावा एक और केस भी होता है। देखो अभी तो हम सिंपल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर देखो एक और चीज लिख रखी है। यहाँ पर क्या लिख रखा है? एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज जीरो। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जैसे वर्क डन को हम लिखते हैं, एक्चुअली में वर्क डन जो होता है ना वो फोर्स डॉट एस होता है, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये एफ एस कोस थीटा, यहाँ पे हम डी ले रहे हैं, सॉरी मैं बार बार भूल रहा हूँ, डी ले रहे हैं, एफ डी कोस थीटा आता है। तो ये कोस थीटा जो होता है ना, ये एंगल होता है, थीटा जो होता है ये होता है एंगल बिटवीन एफ एंड डी। और हमेशा ध्यान रखना कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो या तो f0 हो, या तो d0 हो, या फिर cos 90 0 हो। तो cos 90 0 होने का मतलब है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री पे बन रहा हो, कि फोर्स इधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इधर तरफ हो रही है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उस केस में भी वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है, क्योंकि सिर्फ इतना ही ध्यान नहीं रखना है कि या तो फोर्स 0 हो या फिर डिस्प्लेसमेंट 0। हमेशा ध्यान रखना है कि इसका एक और फॉर्मूला होता है, एक्चुअली जो इसका रियल फॉर्मूला होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट डी वेक्टर। तो हमेशा ध्यान रखना है, 11th क्लास में आप लोग पढ़ोगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो फॉर्मूला मिलता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ध्यान रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा तो cos 90 0 होता है। तो तीन केस हो सकते हैं जीरो वर्क डन होने के, या तो फोर्स जीरो, देखो यहां पर क्या लिख रखा है, इफ द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, या तो फोर्स जीरो हो,
या फिर डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो, या फिर जो एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स है वो जीरो हो। यहाँ पर सिर्फ एंगल नहीं आएगा, यहाँ पर कॉस ऑफ एंगल आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल तो 90 होना चाहिए, तो ध्यान रखना। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, देखो अगर आपसे कोई पूछे कि लेट से एक कुली है, ठीक है, एक क्या है, कुली है, कुली अपने सर पे सामान रख रखा है इसने, ठीक है, कुली ने अपने सर पे सामान रख रखा है, और ये आपकी ट्रेन से आपकी टैक्सी तक, ठीक है, यहाँ पर स्टेशन है और यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, ठीक है, या आपकी कार खड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ तक ये सामान लेके आ रहा है कुली, कुली जो है आपका सामान यहाँ से यहाँ तक लेके आया, और इसने डी डिस्टेंस कवर की, और इस पे जो फोर्स लग रहा है, देखो ऑब्वियस ही बात है, इसने वेट सर पे उठा रखा है, तो फोर्स अर्थ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरह वर्टिकली लग रहा है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट दे रहा है हॉरिजॉन्टली। तो इसके थ्रू वर्क कितना हो जाएगा, देखो एंगल कितना हो गया अपना, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना डिस्प्लेसमेंट और वर्क के बीच में। अब कुली जो है सर पे बोझ उठाएगा तो फोर्स वर्टिकली लगेगा, ठीक है, और चलेगा वो हॉरिजॉन्टली, तो एंगल कितना बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, 90 डिग्री का, और cos 90 कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ये 10th क्लास में पढ़ोगे cos 90 वाला कॉन्सेप्ट, तो ये चीज ध्यान रहेगी ना। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया 90 डिग्री और cos 90 जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, इसीलिए बोला जाता है वर्क डन बाय अ कुली इज जीरो, इसीलिए क्यों बोला जाता है वर्क डन बाय अ कुली इज जीरो, तो रीजन समझ में आया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक वॉल है, ये क्या है, एक वॉल है, ठीक है, ये क्या है, एक वॉल है। अब इस वॉल पे आप लोग धक्का मार रहे हो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस केस में फोर्स तो लग रहा है लेकिन वॉल हिलेगी थोड़ी ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, तो उस केस में वर्क जीरो हो जाएगा। और तीसरा केस क्या हो सकता है, फोर्स ही जीरो लगाओ, तो जब फोर्स ही नहीं लगाओगे तो वर्क डन कैसा, है ना, तो जीरो वर्क डन समझ में आया। तीन तरह के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। अब जरा हम इनकी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वर्क डन की यूनिट के बारे में अभी हमने बात नहीं की। देखो वर्क डन की अगर हम यूनिट के बारे में बात करें, तो इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट को हम एमकेएस यूनिट भी बोलते हैं, ये होती है जूल। ये कितनी होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, हमेशा ध्यान रखना। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस, तो अगर हमें डिफाइन करना हो 1 जूल, तो 1 जूल किसके बराबर होगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। देखो मैं यहाँ पे बार बार डिस्प्लेसमेंट को एस से लिख रहा हूँ, क्योंकि जो हायर क्लासेस हैं 11th 12th या ग्रेजुएशन में डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, डिस्टेंस को अगर मैं एस से डिनोट करूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को हैबिट है एस लिखने की डिस्टेंस को। तो अगर आप लोगों की बुक में डी है, ठीक है, या आपकी क्लास में डी लिखाया गया है डिस्टेंस को, तो आप वही डी यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट मेरे को थोड़ी हैबिचुअल हूँ मैं एस लिखने का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को, तो मैं एस लिख रहा हूँ बार बार। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि डिफाइन 1 जूल, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, डिफाइन 1 जूल। और देखो डिफाइन, अगर डिफाइन वर्क पूछेंगे तो आप लोग बता दोगे वर्क क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस, देन द वर्क इज सेड टू बी डन। तो लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेंगे डिफाइन 1 जूल, तो 1 जूल वर्क क्या होता है, तो 1 जूल ऑफ वर्क को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इफ 1 न्यूटन फोर्स, इफ 1 न्यूटन force is applied to a body, force is applied to a body, ठीक है, and the body moves through a distance, and the body moves through a distance of 1 meter, through a displacement of 1 meter, डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, then work is said to be 1 joule, then work is said to be 1 joule, तब हम वर्क को क्या बोलेंगे, तब हम वर्क को बोलेंगे 1 जूल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, तो वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्ग, क्या होती है, ईआरजी अर्ग। तो अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो 1 अर्ग किसके बराबर होगा, अब देखो फोर्स की एसआई सीजीएस यूनिट क्या होती है, इट्स डाइन, ठीक है, डाइन, और एस डिस्प्लेसमेंट इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, है ना, मीटर का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अगर कोई पूछता है डिफाइन 1 अर्ग, तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन 1 डाइन फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर, देन वर्क इज सेड टू बी 1 डाइन। तो इस तरह से डिफाइन करना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। और एक चीज तो हम पहले क्लियर करके आए कि वर्क इज अ
स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। सो ऐसे ही 1 जूल में 10⁻, ठीक है, 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। सो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कन्वर्जन। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। वर्क क्या होता है, वर्क के टाइप्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, और वर्क की यूनिट क्या होती है। सो अगर ये इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे अब, है ना। अब सेकंड टॉपिक है हमारा एनर्जी। तो फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया वर्क, अब हम सेकंड टॉपिक कवर करेंगे एनर्जी। देखो एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज टर्म्ड एज एनर्जी। किसी भी बॉडी की क्षमता, काम को करने की, कार्य को करने की क्षमता जो होती है वही होती है एनर्जी। अब देखो सिंपल सी बात है, दो बंदे हैं, एक के पास एनर्जी ज्यादा है और एक के पास एनर्जी कम है, और दोनों को एक काम दिया जाए, ठीक है, तो कौन जल्दी काम करेगा? कौन करेगा उस काम को? जिसके पास एनर्जी होगी, है ना। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। क्योंकि अगर एनर्जी होगी तो ही तो काम करेगी बॉडी। सो ध्यान रखना है, कार्य को करने की जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। ध्यान रखना, ठीक है, क्षमता। एनर्जी जो होती है वो हमारी अलग अलग टाइप्स की होती है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे दो मेन टाइप्स पढ़ने हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। वैसे मैं बताऊंगा इनके भी सब टाइप्स होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल के, बट काइनेटिक और पोटेंशियल के सब टाइप के तो हम जानेंगे ये भी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी एनर्जी होती हैं जो हम धीरे 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 जैसे हम क्लासेस में बढ़ेंगे हम सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी बॉडी को उसके मोशन की वजह से मिलती है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, मतलब मोशन में है, मतलब वेलोसिटी है उसकी कुछ ना कुछ, तो उसके पास उस समय जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वर्च्यू का मतलब मोशन की वजह से, ठीक है। जो एनर्जी बॉडी में होती है उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे कोई मेटियोर है, वो स्पेस से अर्थ की तरफ आ रहा है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, है ना। जैसे ये गर्ल है, ये वॉक कर रही है, तो इसके पास जो एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ये पर्सन फॉल कर रहा है कहीं से, तो काइनेटिक एनर्जी है। इसने बॉल थ्रो की, तो बॉल के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। मतलब जो चीज मोशन में होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में, कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा, है ना। कुछ चीजें अच्छा यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने क्या सुना होगा? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क भी तो एनर्जी की ही एक फॉर्म है। तो एनर्जी की यूनिट इसीलिए जूल होती है। एनर्जी की क्या यूनिट होती है? जूल यूनिट होती है ना। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? एनर्जी की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। जो वर्क की सीजीएस यूनिट होती है वही एनर्जी की सीजीएस यूनिट होती है। जो वर्क की ऐसा यूनिट होती है वही एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक टाइप का वर्क ही है। तो अगर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी यूनिट मैग्नीट्यूड हो सकता है कि 10 जूल ऑफ एनर्जी, 20 जूल ऑफ एनर्जी, लेकिन कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है। जैसे हमारी बॉडी में हम कहते हैं कि हमारे पास इतनी एनर्जी है, हमारे पास 10 जूल ऑफ एनर्जी है, 50 जूल ऑफ एनर्जी है, 80 जूल ऑफ एनर्जी है। तो कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है कि किस डायरेक्शन में वो एनर्जी लग रही है ना। बस मैग्नीट्यूड है। तो इसी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और एनर्जी बहुत फॉर्म की हो सकती है, मैकेनिकल, साउंड, हीट, लाइट, मतलब एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजिली कन्वर्ट हो जाती है ना। कुछ कन्वर्जन्स हैं जिस कन्वर्जन्स को आपको ध्यान रखना है, आपके काम आएंगे कन्वर्जन्स, ठीक है। अब आपको पता है 1 अर्ग क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है 1 अर्ग में 10⁻⁻7 जूल होते हैं, ठीक है। ये कहीं पे नोट कर लेना। अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो ये कहीं अपनी बुक में, नोटबुक में कहीं पे पेंसिल से या पेन से नोट कर लेना, ठीक है। 1 अर्ग में 10⁻⁻7 जूल होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, तो 10⁻7 उधर चला गया तो ये -7 हो गया, तो ध्यान रखना है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो आपको बाकी बच्चों से थोड़ा एक स्टेप आगे लेके आ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें एनर्जी की, सीजीएस यूनिट कैलोरी भी होती है, ठीक है। कैलोरी को CAL से डिनोट करते हैं हम। तो 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। तो
तो हम बोलते हैं ना हमने आज इतनी कैलोरीज बर्न करी, तो इसका मतलब एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.186 जूल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और कन्वर्जन होता है, वो होता है 1 किलोवाट आवर। ये फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम किलोवाट आवर में ही यूज करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। देखो ये चीजें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि आप लोग क्या करते हो, साइंस के और बहुत सारे ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं कभी कभी, है ना। सो कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। चलिए, एनर्जी तो हमें समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी समझ में आ गया, जो मोशन की वजह से मिलती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। देखो, काइनेटिक एनर्जी का अगर एक्सप्रेशन निकालना है तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताता हूं, ठीक है। देखो, मान लो एक बॉडी है यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास है m। अभी ये रेस्ट पे है, ये किस पे, रेस्ट पे है। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है, यू होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एस का मतलब मैंने बताई दिया है डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। और टी का मतलब होता है टाइम। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बॉडी है जो रेस्ट पे है जिसका मास है m। हमने इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया, हमने क्या किया, इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया, और इस फोर्स के अप्लाई करने से ये बॉडी जो है ये यहाँ पर आ गई। अब इसकी वेलोसिटी u नहीं है, अब इसकी वेलोसिटी v हो गई, फाइनल वेलोसिटी। और इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s। अब मैं डिस्टेंस को s से बता रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए, तो देखो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी है, ठीक है। हमने क्या किया है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अच्छे से पढ़ा है, हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें हमें बतानी है, तो हम वर्क निकालेंगे, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम ये निकालेंगे कि इस बॉडी ने यहां से इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाने में कितना वर्क किया, तो जितना ही इसने वर्क किया होगा उतनी ही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि वही वर्क काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आया है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं रिवर्स कि काइनेटिक एनर्जी ही वो वर्क है। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालने से अच्छा है वर्क निकालते हैं, और वही वर्क की वैल्यू हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपके पास आपकी बॉडी में 20 जूल की एनर्जी है और आपको काम करने के लिए बोला जाए, तो आप कितना जूल वर्क कर सकते हो, 20 ही जूल वर्क कर पाओगे। तो सिमिलरली वही कहा हमने कि इस बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो हम देख लेते हैं, इसने कितना वर्क किया है, ठीक है। तो एक तरीका होता है निकालने का। तो वर्क निकालना है, तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। इतना क्लियर हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ पे हम ये याद करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यही तो होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। अब देखो u की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि बॉडी कहाँ पे थी, इनिशियली रेस्ट पे थी। तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2as के बराबर हो जाएगा। तो s की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, v स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, s की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। s की वैल्यू को पुट करना है, तो पुट वैल्यू ऑफ s इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और s की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर। तो यहां पर सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि दिस वर्क इज स्टोर्ड, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ m v स्क्वायर, ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, तो आपका काम अच्छे से चल जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर ना एक और चीज इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात करने वाला हूं,
यहाँ पर हमने u को जीरो रख रखा है, ठीक है, u को हमने क्या रख रखा है, जीरो रख रखा है। बट अगर लेट से ये जीरो ना रहा, हमेशा ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक बॉडी रेस्ट से ही शुरू होगी। हो सकता है हम कोई मूविंग बॉडी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो, ठीक है। एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर, जब हमने उसको देखा तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड होगी 25 मीटर पर सेकंड। तो u तो 10 हो गया और v 25 हो गया, मतलब u जीरो नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना, उस केस में जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें आपको डाउट है ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो इसको भी मैं बता दूंगा, आप कमेंट में बता देना अगर आपको इस फॉर्मूले में डाउट होगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। और वैसे इसमें कुछ नहीं है, अगर आप खुद भी करना चाहो तो इजीली कर सकते हो, बट यहाँ पर u को जीरो मत रखना और ऐसे ही यहाँ से s की वैल्यू निकाल लो। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और इस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a को एज इट इज यहाँ पे पुट कर दो, फॉर्मूला यही वाला बन जाएगा फिर से, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि कुछ अलग से मैंने कर दिया है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये ना क्लास 11th की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे फिजिक्स के वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि द वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये u है सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो हमेशा ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का जैसे फॉर्मूला हमने निकाला हाफ एम वी स्क्वायर, तो देखो मास तो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, कभी किसी चीज का सुना नेगेटिव मास, वेट नेगेटिव हो सकता है लेकिन मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो मास तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और वी तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन वी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। एम भी हमेशा पॉजिटिव होगा और वी स्क्वायर की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर वी नेगेटिव होता भी है तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। सो इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट तो उसकी वेलोसिटी को हम जीरो रखेंगे, आंसर विल बी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक मूविंग बॉडी की निकाली जा सकती है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और अपने चलते हैं सेकंड एनर्जी पे, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सेकंड एनर्जी पे चलते हैं जो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज जो मैंने कहा था याद रखनी है, वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी तीन तरह की होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारी तीन तरह की होती है। जो पहली काइनेटिक एनर्जी है वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैं इसके बारे में सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ये पढ़ना नहीं है, बस ध्यान रखना, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमेशा रखनी चाहिए। सेकंड काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और थर्ड काइनेटिक एनर्जी होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो तीनों में क्या अंतर है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक सीधी रोड है और उस पर एक गाड़ी चल रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि अगर एक बॉडी है वो गोल गोल सर्कल में घूम रही है कंटिन्यूअसली, जैसे एक पहिया होता है, ठीक है, एक टायर होता है ना, तो वो टायर क्या करता है, गोल 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 घूमता रहता है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। जैसे अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, घूम रही है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। एक स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना मूव कर रही है अर्थ, रोटेट कर रही है ना, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और अगर हम बात करें पेंडुलम, पेंडुलम क्या करता है, एक ही मीन पोजीशन के अराउंड क्या करता है, टू एंड फ्रो इस तरह से मूव करता रहता है, ठीक है। पेंडुलम क्या करता है, एक मीन पोजीशन होती है उसकी, उसी के अराउंड वो टू एंड फ्रो इस तरह से मूव करता रहता है, ठीक है। तो स्पीड अगर थोड़ी तेज होगी तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तीन तरह की होती है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ।
देखो पोटेंशियल एनर्जी भी 3 तरह की होती है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो भी 3 तरह की होती है। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। देखो, अगर किसी बॉडी की एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से उसको मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको म्यूचुअल एनर्जी ही बोलते हैं। तो अगर कोई बॉडी की एनर्जी उसको मोशन की वजह से मिल रही है तो काइनेटिक एनर्जी, और अगर उसकी पोजीशन की वजह से मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनफैक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 3 तरह की होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमें ग्रेविटी की वजह से मिलती है, ग्रेविटी की वजह से मतलब कुछ हाइट की वजह से हमें मिलती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हमने पढ़ना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो किसी चीज को इलास्टिक मतलब खींचने से मिलती है, ठीक है, जैसे धनुष बाण होता है, देखो ये बो एंड एरो, जब हम इसको इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सेकंड होता है, थर्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चार्ज की वजह से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये हमने 11th में पढ़ना है फिजिक्स में, और ये हमने 12th की फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी ये हमने अभी 9th में पढ़ना है, और ये 11th में ही पढ़ना है, पर 9th में भी है इसके बाद में, ठीक है। सो हम यहाँ पे सीखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटी वर्ड आ गया तो इसका मतलब कुछ हाइट की बात हो रही है। जैसे कि ये टेबल है, इस टेबल पे ये बॉक्स रख रखा है, ठीक है। जब ये बॉक्स नीचे रखा हुआ था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसकी, 0, क्योंकि नीचे रखा हुआ है और रुका हुआ है। अब इसको मैंने उठाया और टेबल के ऊपर ले जा लिया, तो मतलब ये जो अर्थ का लेवल है ना, बेस है, इस बेस से ये कुछ हाइट पे चला गया, ठीक है, ये हाइट क्या है, एच हाइट है, तो एच हाइट पे चला गया। तो अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी, इसकी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी 0 ही होगी, क्योंकि मूव थोड़ा कर रहा है। तो इसकी हाइट की वजह से, इसकी पोजीशन की वजह से इसको जो एनर्जी मिली है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी अब हम ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो, फोर्स की वैल्यू कितनी, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर से बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से लिखता हूँ बार बार, आप लोग डी से डिनोट करते हो तो डी से कर लेना, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब देखो इस बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, ये बॉडी यहाँ पे रखी हुई है तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी। इस बॉडी पे फोर्स क्या लग रहा होगा, एम जी। तो फोर्स तो आ गया एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रही है ये, कि कहाँ, यहाँ से यहाँ पे गई है, तो यहाँ से यहाँ पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है, एच, तो एम जी इंटू एच। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, और वो होती है एम जी एच। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी भाई, जिसको इसको यहाँ से और यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा होगा, एच हाइट ऊपर ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ा होगा, वही हमारी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। सो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सो हमेशा ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में। अच्छा हाँ, ये बात कि पोटेंशियल एनर्जी को ना हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जैसे काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जी के बारे में। देखो, एनर्जी हम जानते हैं, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि हर एक जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर किया जा सकता है, और कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की डिवाइसेस दे रखी हैं जो अलग अलग फॉर्म को अलग फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। जैसे बैटरी, एग्जांपल लेते हैं बैटरी का, तो बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब जब हमारा फोन चलता है, बैटरी से चलता है, तो बैटरी क्या कर रही है, अपनी केमिकल एनर्जी फोन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्रोवाइड कर रही है। जैसे ऑटोमोबाइल इंजन होता है, ऑटोमोबाइल इंजन क्या करता है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे सब चीज के एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। बेसिक ध्यान रखना है, जैसे एक यहाँ पे वर्ड यूज होता है डायनामो, ठीक है। वर्ड क्या यूज होता है, डायनामो, ठीक है, बहुत फेमस नाम है डायनामो। पूछते भी हैं ऐसे कंपटीशन में, डायनामो किसको किस में कन्वर्ट करता है, या उल्टा रिवर्स में पूछते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, हम डायनामो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डायनामो का यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जैसे हीटर है,
हीटर के बारे में पूछते हैं, हीटर का काम क्या होता है? तो हीटर का काम क्या होता है बच्चों? हीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। सोलर सेल क्या होते हैं? सोलर सेल जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्टीम इंजन होता है, भाप की वजह से जो चलता है। देखो यहाँ पे लिख रखा है ये स्टीम टरबाइन। अच्छा, ये तो स्टीम टरबाइन है, थर्मल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और स्टीम इंजन जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टीम इंजन। पहले आते थे ना, अब तो पेट्रोल डीजल वाले इंजन आते हैं, अब तो वैसे भी फिर सीएनजी वाले आए, अब इलेक्ट्रिकल आ गए, लेकिन पहले स्टीम इंजन चला करते थे ट्रेन वगैरह में भी, है ना। तो स्टीम इंजन का काम क्या होता है? स्टीम इंजन का काम होता है हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, सो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन का काम क्या होता है? माइक्रोफोन का काम क्या होता है? साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना देरी किए, जो है पावर। ठीक है, डॉक्टर जैकोल आता था ना, डॉक्टर जैकोल शक्तिमान में, पावर। तो वही ये टॉपिक है, पावर। चलिए डिस्कस करते हैं पावर क्या होता है। देखो, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब आप लोग कहोगे, अभी एनर्जी में भी यही बोल रहे थे कि कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। देखो, वो सिर्फ एबिलिटी थी, ये रेट है। वो था कि काम कर सकते हैं या नहीं, या कितना काम कर सकते हैं, वो तो होती है एनर्जी। और किस स्पीड से काम कर सकते हैं, वो होती है पावर। ठीक है, वो क्या होती है? पावर। अगर दो बंदे, ठीक है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, दोनों के पास सेम एनर्जी है, एनर्जी जो है वो सेम है। ठीक है, इसके पास भी एनर्जी ई है, इसके पास भी एनर्जी ई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों की पावर सेम होगी। जो इस एनर्जी से फटाफट वर्क करेगा उसकी पावर ज्यादा होगी, और जो इतनी एनर्जी के साथ, दोनों के पास 100 जूल एनर्जी है, छोड़ो एक फिक्स्ड अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, 100 जूल एनर्जी है। अब एनर्जी दोनों के पास सेम है, लेकिन क्या दोनों की पावर भी सेम होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इस एनर्जी के मदद से कौन कितनी तेजी से वर्क कर सकता है, वही डिफाइन होती है पावर। पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किस स्पीड से कार्य हो रहा है उसी को हम बोलते हैं पावर। मतलब हाउ फास्ट द वर्क इज डन, उसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, क्योंकि जब भी रेट की बात होती है तो अपॉन में टाइम आ जाता है। ठीक है, अब पावर का वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो पावर का एक फॉर्मूला तो होता ही है, क्या? वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो इसका एक और फॉर्मूला भी होता है फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी ध्यान रखना है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर की वैल्यू तो होती है कि पावर इतने वोट है, इतने वोट है, बट इसकी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब पावर की यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है, देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क की यूनिट होती है जूल, और टाइम की होती है सेकंड, और जूल पर सेकंड का मतलब होता है वॉट। जूल पर सेकंड का मतलब क्या होता है? वॉट। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो अगर कोई पूछता है डिफाइन 1 वॉट, अगर कोई क्या पूछता है डिफाइन 1 वॉट, तो 1 वॉट क्या हो जाएगा कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य हो रहा है तो पावर क्या कहलाएगी? पावर 1 वॉट कहलाएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर कुछ कन्वर्जन है, जैसे ध्यान रखना है 1 वॉट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये 10⁻7 अर्ग पर सेकंड होता है। अब ये अर्ग पर सेकंड क्या होते हैं? पावर की सीजीएस यूनिट होती है। जैसे वॉट ऐसा यूनिट होती है, अर्ग पर सेकंड सीजीएस यूनिट होती है। तो 1 वॉट में 10⁻7 अर्ग पर सेकंड होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो 1 किलो वॉट जो होता है वो 1000 वॉट के बराबर होता है। 1 किलो वॉट 1000 वॉट के बराबर होता है। 1 मेगा पावर 10⁻6 वॉट, या फिर इसी को हम बोलते हैं 10⁻3 किलो वॉट के बराबर होता है। देन 1 हॉर्स पावर हमारा 746 वॉट के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है,
सो ये कुछ कन्वर्जन है जो ध्यान रखने हैं। जैसे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, उनके इंजन की जो पावर होती है वो एचपी में होती है, हॉर्स पावर में 746 वॉट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है पावर के बारे में। पावर क्या होता है, पावर के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं, तो इससे काम बन जाएगा आपका। देन एक हमारा टॉपिक बचता है लास्ट में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टॉपिक क्या बचता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो इस टॉपिक को भी देख लेते हैं हम अच्छे से, ठीक है। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, ये बोलता है कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो होती है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट सिंपली उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर किया जा सकता है, चेंज जरूर किया जा सकता है, ठीक है। या फिर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में समझें तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, देखो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक बहुत प्यारा डेरिवेशन है, उसको भी हम फटाफट आज के इस सेशन में कवर करेंगे ताकि कुछ भी ना छूटे, क्योंकि हमारा मेन गोल जो है कि कुछ छूटे ना, ठीक है, और ज्यादा लंबा लेक्चर भी ना जाए ताकि एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज कर सकें चीजों को। देखो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे। लेट से ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, और हमने कुछ हाइट से बॉल को ड्रॉप किया। इस हाइट से हमने एक बॉल है जिसका मास कितना है m, इसको हमने ड्रॉप किया। अब जब ड्रॉप करेंगे तो ये बॉल यहाँ पर आके रुक जाएगी। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम मानेंगे h, इसको हम कितना मानेंगे, h मान लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बॉल स्टार्टिंग में यहाँ पे थी और इसको हमने पकड़ रखा था बॉल को, तो पकड़ रखा तो रुकी हुई होगी u0, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी हमारी v, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v। अब ये बॉल कभी ना कभी यहाँ बीच में भी तो रही होगी, जब यहाँ से यहाँ आई होगी तो बीच में भी तो रही होगी, तो उस बीच वाले पॉइंट पे हम इसको लेते हैं और मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी डायरेक्शन है वो x है, और यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक की जो डायरेक्शन है वो h माइनस एक्स है। अब देखो हमने इसे ऐसा क्यों लिया, तो क्योंकि हम 3 पॉइंट पे एनर्जी निकालने वाले हैं। टोटल एनर्जी यहाँ पे निकालेंगे a पॉइंट पे, टोटल एनर्जी b पॉइंट पे निकालेंगे, और टोटल एनर्जी हम c पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी v है। तो तीनों पॉइंट पे हम एनर्जी निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट पॉइंट ए की। तो पॉइंट ए पे जो एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पॉइंट ए की अगर हम बात करें तो पॉइंट ए पे जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, पॉइंट ए पे जो हमारी एनर्जी है कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें पॉइंट ए पे तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे यू स्क्वायर आएगा। अब ये तो जीरो है क्योंकि यू की वैल्यू तो जीरो है ए पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी तो आ गई जीरो। अब पोटेंशियल निकालते हैं। अब क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, एम जी, और हाइट, हाइट कितनी है इसकी भी एच, देखो ये हाइट एच है ना, तो एच। तो टोटल एनर्जी अगर हम निकालें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो जीरो प्लस एम जी एच कितना होता है, जीरो प्लस एम जी एच, तो टोटल एनर्जी आ गई एम जी एच। तो ए पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो एम जी एच आ गई, ठीक है। अब बी और सी पॉइंट पे भी हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। अब देखो ये डायग्राम ध्यान रखना, ठीक है। अब ये डायग्राम में एक बार फिर से बना देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर क्या था, एक बॉल यहाँ पर थी m, एक बॉल यहाँ पर थी m, और एक बार बॉल यहाँ पर थी m। ये पॉइंट हो गया a, ये पॉइंट हो गया b, ये पॉइंट हो गया c। यहाँ पर वेलोसिटी इसकी 0 थी, यहाँ पर वेलोसिटी v थी। ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, h थी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, x। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स, ठीक है। तो अब पॉइंट बी की हम बात करते हैं, एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बी पॉइंट पे, हाफ एम, ठीक है, वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर निकालते हैं तो देखो यहां से यहां तक फर्स्ट वाले केस के लिए, ठीक है, अभी इस वाले केस को भूल जाओ, सिर्फ इस वाले केस को ध्यान दो, ठीक है, इस वाले केस को तुम ध्यान दो। इस वाले केस की अगर हम बात करें तो इस वाले केस में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, तो वी स्क्वायर कितना होता है, यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2gh, यही तो होता है। तो देखो v कितना है, v तो हम v लेंगे, और u कितना है, u देखो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, माइनस 2g, और हाइट कितनी है, हाइट है हमारी x,
तो इसको हम x ले लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। नहीं, हाँ x ले लेंगे क्योंकि x डिस्टेंस से तो कवर किया इसने, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, तो प्लस का साइन है ना, 2gx। इतना क्लियर हुआ, v स्क्वायर आ गया 2gx। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mg हाइट। अब देखो हाइट कितनी है, अब कुछ बच्चे यहाँ पर हाइट x ले लेते हैं, नीचे से देखो ना इस b पॉइंट की हाइट कितनी है, नीचे से h माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh माइनस mgx। अब टोटल एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2gx। कहाँ, अभी तो निकली नहीं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकली है 2gx, तो 2gx 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgx, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, mgx, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgx, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh माइनस mgx, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई mgh, ये आ गई, ठीक है। अब निकालते हैं पॉइंट सी की, पॉइंट सी पे एनर्जी चेक करते हैं। देखो पॉइंट सी पे एनर्जी अगर चेक करनी है तो सबसे पहले पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं, पॉइंट सी की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो देखो फिर से वही चीज कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh फॉर्मूला होता है। अब सिर्फ ये वाला केस मत लेना, अब पूरा केस लो, ठीक है। अब जो है पूरा केस लो, ठीक है, ये पूरा केस लो, क्योंकि अब पूरे केस की हम बात कर रहे हैं तो पूरा केस लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो इनिशियल वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी ये तो जीरो है, और 2g, अब हाइट कितनी कवर की है इसने, पूरी h कवर की है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई mgh, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अब देखो बॉल बिल्कुल जमीन पे आ गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी mgh है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, जीरो प्लस mgh मतलब mgh। तो चेक करो क्या तीनों पॉइंट पे एनर्जी सेम है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तीनों पॉइंट पे एनर्जी सेम है। देखो ए पॉइंट पे कितनी एनर्जी है, ए पॉइंट पे mgh एनर्जी है, ठीक है, बी पॉइंट पे mgh एनर्जी है, और सी पॉइंट पे भी mgh एनर्जी है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट पे जो एनर्जी है वो कांस्टेंट आ रही है, इट मींस कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो फॉलो हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो बोलता है कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट अंडर, ये अंडर नहीं है, अंडर है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अंडर, अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ये प्रूव करने के लिए आ सकता है, अगर आपके मन में डाउट है तो ये प्रूव करने के लिए बिल्कुल आ सकता है। सो आई होप हमने कवर वर्क एनर्जी एंड पावर कवर कर लिया है, ठीक है। अंडर 50 मिनट्स हमने इस चैप्टर को कवर किया है, ठीक है। पूरी कोशिश की है कुछ ऐसी चीज़ें ना छूटें जिससे आपको एग्जाम में नुकसान हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।